नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग घटना चक्र PYQ पॉलिटी सेशन देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का आज का जो टॉपिक है मूल अधिकार है, जिसका PYQ देख रहे हैं। और इसमें हम लोग 51 क्वेश्चन देख चुका हूँ और आज मैं इसके आगे स्टार्टअप करूँगा क्वेश्चन नंबर 52 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आप पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं और देखने के लिए इच्छुक हैं, तो इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं, आप देख सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप विजिट करके बिल्कुल उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार संरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21 आप अपने पसंद की कोई भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। और ये IAS प्री के 29 में क्वेश्चन आ चुका है। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारतवाद में सर्वोच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में निहित माना। ये भी क्वेश्चन हम लोग के आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो ये एक हम लोग का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। सिंपल सी बात है, मृत्युदंड ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है और मृत्यु आप अपनी शिक्षा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार से बाहर रखा गया है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक वाद हुआ था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा 5 सदस्यीय पीठ तैयार किया गया था, यानी 5 जजों का पीठ तैयार किया गया था और मृत्युदंड को आर्टिकल 21 का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का हो जाएगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? किसी देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में आबाद भ्रमण का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का जो अधिकार है, इसे कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी आपातकाल के दौरान भी इसे निलंबित नहीं किया जाएगा। और ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21 में आता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद आर्टिकल 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। आर्टिकल 20 क्या है?
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में को स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यानी 20 और 21 को कभी भी स्थगित निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ हो तो आर्टिकल 20 और 21 के साथ आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 में है क्या ये भी देख लीजिए। वाक्य स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता भी जीवित रहता है। यदि कोई युद्ध वगैरह के लिए आपातकाल लगाया गया है तो उस समय आप के वाक्य की स्वतंत्रता रहती है। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। जबकि ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब आर्टिकल 358 के द्वारा आपातकाल लगाया जाएगा तो निलंबन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 19 हो जाएगा। जबकि आर्टिकल 359 का निलंबन आर्टिकल 20 और 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। बाकी इसका थोड़ा एनालिसिस पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के रूप में, ये किस वाद में हुआ था? उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य वाद में। अच्छा, यह कहते हुए संगठित किया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार आर्टिकल 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों के अनुच्छेद 45 और 41 की आलोकों में निर्धारण करना पड़ेगा। यानी जो हम लोग का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21 में दिया गया है। और यह किस वाद में हुआ था ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उन्नी कृष्णन और आंध्र प्रदेश वाद में हुआ था। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद में। और कब की ये घटना है? 1993 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। अभी हम लोग देखा आर्टिकल 21 में आता है और यह मूल अधिकार है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2006 में आया है। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया। इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 के क में। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 45 में के संशोधित निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा शिक्षा उपबंध कराने का प्रयास करेगा। और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके आरंभिक शिक्षा और जीवन स्तर मतलब जीवन शिशु तत्व जो होते हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये मौलिक अधिकार नहीं है और इसके विरुद्ध आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यदि सरकार करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा और यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आएगा। ओके, इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो
तत्व संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ था, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल गया है। 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। अभी मैं बोल रहा था, कई बार देखने को मिल चुका है। 1 अप्रैल 2010। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। निम्न में से कौन सा एक मानवाधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो जो शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार भी होगा। क्वेश्चन नंबर 60, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है। सही है, ए और आर दोनों सही है। बाकी एनालिसिस देख लेते हैं। भारतीय संविधान की भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करेगा। राज्य के अधिकार का महत्वपूर्ण मानवाधिकार भी है। एक प्रजातांत्रिक समाज में यह मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। यदि आपको व्यक्तित्व का विकास करना है तो उसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य बात है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह का व्यापार और बंधुत्व मजदूरी का निषेध, ये तो सही है, बिल्कुल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी ठीक लग रहा है हमको। कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन पर निषेध। तो 1 और 4 इसमें से क्या बना? मौलिक शोषण के विरुद्ध, संविधान के शोषण के विरुद्ध। अच्छा, शोषण के विरुद्ध, ये तो शोषण ही होगा ना, मानव देह और बंधुआ मजदूरी। और 4 कारखाना में बच्चों से करवाया जाएगा निश्चित तरीके से कार्य, वो भी है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ दे दिया है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार, बलात्श्रम प्रतिषेध किया गया है, यानी उसे बंद किया गया है। तथा आर्टिकल 24 के अनुसार कारखानों आदि में 18 वर्ष से कम के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ आर्टिकल 23 भी है, तो इसमें कंफ्यूज दोनों में हम लोग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सही आंसर होगा आर्टिकल 24। देखिए आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य परिसंगठमय नियोजन में भी नहीं लिया जाएगा, यानी संकट वाला कोई काम है तो उसमें भी उसे नहीं लाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का होगा 63 होगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24
जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है पूर्ण निषेध, आंशिक निषेध, पूर्ण निषेध है भैया। कैसा निषेध है? पूर्ण निषेध है, बिल्कुल सही। ये तो देखे ही आर्टिकल 24 के बारे में दिया हुआ है। 64 भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24। ओके। 65 मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध में है? आर्टिकल 24। ICCPR के अनुच्छेद डैश के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। आर्टिकल 23 के द्वारा नहीं, 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 संधि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 20 यानी आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में। आर्टिकल 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 के 2 में क्या है? किसी व्यक्ति को यदि कोई अपराध एक किया है तो उसी अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई आप गलत कार्य किए और इसके लिए आपको यदि दंड सरकार के द्वारा नहीं, न्यायालय के द्वारा दिया जा रहा है तो एक ही बार दिया जाएगा। इसके दोबारा उस दंड के लिए आपको कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि दोबारा दंड आपको मिलेगा। और आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी को आप अपने विरुद्ध साक्ष्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 68 किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 20 के 3 में। अभी हम लोग जस्ट देखे इसको। आर्टिकल 20 के 3 में ऐसा प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 69 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 का 2 में है। यहाँ आर्टिकल उतना डिटेल नहीं दिया है तो आर्टिकल 20 हम लोग ले लेंगे। ओके। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 में प्रदत्त है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 22 इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 71 सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 22 के 1 स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। ये और 22 का 4 जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन अच्छा है। निवारक निरोध का उपबंध कराने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी।
संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण करेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक विरुद्ध किया जाए। 22 के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारणों को यथासंभव शीघ्र बताएं बिना अभिरक्षा को नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें क्या सुमेलित नहीं है, तो ये जो 3 है यही जो है मिलान सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर देगी, संसद नहीं करेगी। ठीक है, जो भी करेगा इससे संबंधित न्यायालय करेगा। तो यहाँ आर्टिकल 22 के 2 में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा विरुद्ध निरुद्ध रखा जाएगा जब तक उसे दोष सिद्धि नहीं हो जाता। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितना दिन के लिए? 3 माह के लिए अधिकतम बिना मुकदमा बनाए बंदी बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 22 के 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक व्यक्ति पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम। सबसे पहले इसका आंसर तक पहुंचते हैं तो इसका आंसर केवल 2 सही है। बाकी पैरोल क्या है इसे देखते हैं। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सतर्क होती है तथा उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 और ये आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। हम लोग 25 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से चल रहे हैं। तो आज ये मूल अधिकार का पार्ट 3 है और इससे पहले 2 पार्ट में करा चुका हूँ और आगे होगा मौलिक अधिकार में अप्रोक्स 150 क्वेश्चन है, तो 5-6 वीडियो होगा मौलिक अधिकार से। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों में समाज सुधारक विधि निर्माण, अच्छा धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अब इसमें से कौन कौन सही है? तो 1, 2 तो एकदम कन्फर्म है सही है, 1 और 2 जिसमें है वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 यानी 4 जो धार्मिक निकायों के धर्म परिवर्तन कराने का कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप धर्म परिवर्तन किसी को नहीं करा सकते हैं। यानी इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, ये सब शामिल है। और आज हम लोग का ये अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे। और तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यदि पहली बार आए हुए हैं तो अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार जरूर बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।